मनीष मिश्रा +2 उच्च विद्यालय रसलपुर मानपुर गया। आज हम गद्य खंड में आपको पाठ नंबर 10 और पाठ नंबर 11 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। गद्य की जो विधाएं हम पढ़ रहे हैं, यानी गद्य की जो विधाएं आपको बताई गई, परीक्षा में आपको पूछ रहे कि कहानी है, नाटक है, आत्मकथा है, एकांकी है, निबंध है, उसी गद्य की विधा में आज हम नई गद्य विधा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एकांकी और निबंध। आज नई गद्य विधा के रूप में हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आज हमारा जो है आत्मकथा है और डायरी। जो पाठ नंबर 10 है वह आत्मकथा है और पाठ नंबर जो 11 है वह डायरी है। एक नई गद्य की विधा है। जब कोई अपना कथा स्वयं लिखता है तो उसको आत्मकथा कही गई है। तो आत्मकथा के रूप में यह जो पाठ हमारा 10 दिया गया है, यह जूठन। पाठ शीर्षक का नाम क्या है? जूठन है। और जूठन शीर्षक का अर्थ क्या है कि जो खाकर जूठा छोड़ दिया जाता है उसी को जूठन कहा गया है। तो इस पाठ में जो आत्मकथा के रूप में हमारे कहने वाले स्वयं लेखक ने अपनी आत्मकथा कही है, इसलिए उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर ले। जब तक हम लेखक को अच्छे तरीके से जानेंगे नहीं इस पाठ के, तो उनके आत्मकथा में क्या उन्होंने लिखा इसके बारे में हमें पूरा ज्ञान होगा नहीं। तो लेखक को पहले हम समझ लेते हैं कि लेखक कौन है, उनका जन्म, उनका गांव, उनका जो जिला है, राज्य है, माता पिता कौन है और किस परिस्थिति में उन्होंने अपना जीवन जिया और उन्होंने क्यों इस प्रकार की अपनी आत्मकथा लिखी जो हमको पढ़ने के लिए दी गई है। तो आज हम आते हैं पाठ नंबर 10 में, जूठन आत्मकथा। यहाँ पर आपको इसके लेखक हैं, जूठन पाठ के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जैसे हर बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी परीक्षा में आपको बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके अंदर पाठ का नाम और लेखक का नाम और पाठ की कौन सी विधा है, यहाँ पर 3 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। और हर जैसे ही पाठ खत्म होता है मैं आपको कहता हूँ कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाइए। बनाने का तरीका, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पहले ही शीर्षक से एक है कि जूठन पाठ के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन पाठ की गद्य की कौन सी विधा है, तो आत्मकथा के अंतर्गत आती है। ऐसे ही इसके आगे कह रहा है कि लेखक का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी सन को हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ? 30 जून 1950। गांव का नाम है बरला और जिला का नाम है मुजफ्फरनगर। प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और माता का नाम है मुकुंदी देवी। माता का भी नाम परीक्षा में आपको पूछ सकता है कि इनकी माता का नाम क्या है, तो मुकुंदी देवी। और पिता का नाम क्या है? छोटन लाल। और इनकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है, तो प्राइमरी शिक्षा तो गांव में ही की है, हाई स्कूल तक ये गांव में वहीं बरला में पढ़े। उसके बाद इनकी शिक्षा जो है, अंतिम शिक्षा इनकी बताई जा रही कि इनका शिक्षा जो है श्रीनगर विश्वविद्यालय से MA इन्होंने किया और विषय इनका क्या रहा? हिंदी रहा। परीक्षा में आपको सेंटअप एग्जाम में ऐसा पूछा था, चाहे पूछ भी रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं, अगर पूछता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि किस भाषा से MA किए हैं, तो हिंदी भाषा से। किस विश्वविद्यालय से किए हैं, तो श्रीनगर विश्वविद्यालय। अब कह रहा है वृत्ति इनकी क्या है? देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत। बहुत सारे पदों पर ये नौकरी किए, साथ ही अभी जो है देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत है जब इन्होंने यह लिखा। उनका वर्णन यहाँ दिया गया है। अब कह रहा है कि इनकी वृत्ति हो गई, उसके बाद सम्मान, इनको कौन सा सम्मान मिला, कौन सा पुरस्कार मिला इनकी कृतियों के द्वारा, इनके रचनाओं के द्वारा और इनके कार्यों के द्वारा। तो यहाँ पर 3 सम्मानों की बात है। सम्मान भी आपको पूछ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, प्रवेश सम्मान 1995, जयश्री सम्मान इनको 1996 में दिया गया और कथाक्रम, जयश्री कथाक्रम सम्मान इनको 2000 में प्राप्त हुआ है। प्रमुख रचनाएं में इनकी क्या है? आत्मकथा। जो आत्मकथा हम पढ़ रहे हैं यह इनकी आत्मकथा जूठन है। उसके बाद इनकी रचनाएं कहानी संग्रह है सलाम और घुसपैठिए। कविता संकलन में क्या है? सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। और आलोचना इनका साहित्य क्या है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह आलोचना इनका है। विशेष ये जो हैं
दलित कवि एवं लेखक है। आपको यह पूछ सकता है कि आपके हिंदी साहित्य जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है 12th वर्ग के, उसके अंदर 2 दलित कवि की चर्चा है। एक नाभा दास जो कविता लिखे हैं, छप्पे लिखे हैं, और दूसरे दलित कौन है? हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अब जो यह पाठ है इसमें अपना स्वयं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने जीवन संबंधित, अपने बाल्यकाल संबंधित, अपने जीवन में जो भी घटनाएं उनकी घटी उसका उन्होंने वर्णन किया है, जो आपको पढ़ना है। यहाँ पर कह रहा है कि यह जो है ये दलित आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं और कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, रचनाकार हैं। और प्रस्तुत पाठ जो जूठन है यह इनकी आत्मकथा है। और कह रहा है कि जिसमें लेखक वाल्मीकि जी ने अपने जीवन में घटी घटनाओं का जिक्र करते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, करते हुए समाज में जो घटनाएं घटी तो हो रही है आज भी, उसकी भी चर्चा है। उस पर इन्होंने अपना विचार प्रकट किया है जो सत्य है। अब कह रहे कि ये सारी घटनाएं लेखक के साथ घटित हुई है। अब यहाँ पर लेखक के बारे में हम जान लें कि लेखक जो हैं चूहड़ जाति से आते हैं, जो दलित वर्ग में उनको रखा गया है। चूहड़ जाति का मुख्य कार्य क्या था? उस जमाने में जब इनका जन्म 1950 आज़ादी के बाद की बात है, तो चूहड़ जाति के लोग जो उस जमाने में थे, जो बहुत गरीब थे और उनकी एक अपनी बस्ती में, बड़ी बस्ती में एक छोटी सी उनकी बस्ती होती थी, उसी एरिया में लोग रहते थे। और मुख्य काम इन लोगों का क्या था? गाँव की सर सफाई करना, गांव की सफाई करना, यही इनका काम था। जो भी बड़े बड़े जमींदार किसान थे जिनके पास खेती की बहुत थी और पैसे भी कुछ थे, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके यहाँ ही सब परिवार मिलकर, चूहड़ परिवार जितने थे जाते थे और वे लोग उनके घर की बैलों की गोबर की सफाई, मूत्र की सफाई, उनके दलान की सफाई, सारा काम इनके जिम्मे, इनके परिवार के जिम्मे रहता था। उसके बदले इन लोगों को कुछ अनाज मिलता था और खाने के लिए इन लोगों को जूठन मिलता था। यह मुख्य इनका कार्य था और इस कार्य के लोग प्रेम पूर्वक करते थे, क्योंकि उस समय जीवन जीने के लिए, रोटी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पेट भर जाए उस जमाने में वही बड़ी बात थी। तो ये लोग जूठन खा करके, काम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पूरा परिवार। उसी की चर्चा यहाँ पर हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कर रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि गौशालाओं की साफ सफाई करना है इनका कार्यों पर, और इन लोगों को 5 सेर अनाज मिलता था। 2 गाय के ऊपर या 2 जानवर के ऊपर 5 सेर अनाज इन लोगों को अनाज मिलता था। और कह रहा है कि यहाँ पर इसी से पूरे परिवार का भोजन चलता था। इन परिवारों का एक और मुख्य कार्य था। एक तो काम था कि जानवर के जहाँ बांधे जाते थे वहाँ की सफाई करना और इनके दलान घर की सफाई करना, साथ ही इनको जूठा कट्ठा मिलता था। फिर एक और इनका काम था कि जो जानवर मर जाते थे उन जानवरों को ले जा के बाहर, गांव के बाहर उनको दबाना पड़ता था और उनका ये लोग क्या करते थे? चमड़ा निकालते थे। चमड़ा निकालने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आर्थिक तंगी इतनी थी और उस जमाने में गाय और बैल के चमड़े जब बेचे जाते थे तो 20-25 रुपये में बिक जाते थे। वही 25 रुपया जो इनको मिलता था उससे इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सुदृढ़ होती थी। इसीलिए जितने चूहड़ परिवार के लोग थे ये लोग जानवरों को ले जा करके चमड़ा उतार कर उसको मुजफ्फरनगर के बाजार में क्या करते थे? बेचते थे। यह भी इनका एक काम था और लोग करते थे। कहते हैं कि 10-15 रुपए इनको मिलता था, सहायक होते थे। गांव में किसी का अगर एक और काम था, क्योंकि भोजन और परिवार को चलाना था, जिसके कारण भोजन की समस्या तो हमेशा बनी रहती थी, जूठन से तो काम चलता नहीं था। फिर भी एक और तरीका इन लोगों के पास था कि जब भी गाँव में किसी के घर में शादी ब्याह हो या भोज का आयोजन हो, उस समय ये लोग क्या करते थे? जितने भी चूहड़ परिवार थे ये लोग बड़ा बड़ा टोकरा लेकर के उन जहाँ पर भोज आयोजन होता था वहां पर ये लोग बैठे रहते थे और जब लोग खा लेते थे तो जो जूठन बचता था पत्तल उठाकर उस टोकरों में डाल दिया जाता था। उसमें से ये लोग के परिवार क्या करते थे? पूड़ियाँ और मिठाइयाँ और जो भी सब्जी था उसको बटोरते थे, एक जगह इकट्ठा करते थे और ला करके उसको सुखाते थे, क्योंकि वह जो सूखा हुआ जूठन था वह इन लोगों को बरसात में बहुत उपयोगी होता था, बहुत जरूरी होता था, क्योंकि बरसात के समय में खाना मिलना मुश्किल था। उसी को ये लोग क्या करते थे? पानी
पानी में डालकर नमक और मिर्च डाल के खाते थे, कभी कभी गुड़ डाल के खाते थे। लेखक कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, कथा के रूप में सुनाते थे, कहानी कहते थे कि उनके घर में आया था तो वहाँ पर जो आए थे लोग बहुत जूठन मिला था जो महीनों तक हम लोग खाते रहे। एक के घर में ऐसा आया था कि जिसके घर में इतने भूखड़ आए थे कि जूठन गिरा ही नहीं, कि हम लोगों को खाना मिला ही नहीं। यह स्थिति की चर्चा। साथ ही लेखक कहते हैं कि स्वयं मैं जब छोटा था तो जूठन की रखवाली करने के लिए हमको वहां पर लगाया जाता था, क्योंकि उस जूठन के ऊपर बिल्ली, कौवे, जानवरों से बचाना पड़ता था, क्योंकि उनकी भी निगाह रहती थी। इस प्रकार से हम लोग जीवन जिए और कितना हमारा जीवन तो था वह दुखद था और कष्टदायक था। फिर भी कह रहे हैं कि हमारे समाज में किसी को उसके प्रति कोई आक्रोश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्रकार की आपत्ति नहीं थी और लोग जीवन अपना जी रहे थे। कैसे हम क्रूर समाज में रहते थे, लेखक का कहने का अर्थ है यहाँ पर बताना चाहते हैं। लेखक कहानी, अब लेखक एक दूसरी जो है कह रहा है कि जब ऐसी स्थिति हो गई तो परिवार के लोग, जो भी इनके माता पिता, भाई बहन सब थे, उनका यह मानना था कि अगर घर का एक भी बच्चा शिक्षित हो जाए, एक भी लड़का पढ़ जाए तो हमारे घर का परिवेश बदल जाएगा, हमारी जो आर्थिक स्थिति वह बदल जाएगी। इस कारण से सबसे छोटे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ने की व्यवस्था की गई, इनको विद्यालय भेजा गया। जब ये विद्यालय गए तो इनके साथ और अलग अलग घटनाएं घटी जिसका चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ये जब विद्यालय जाते हैं तो वहाँ के जो हेडमास्टर हैं उनका नाम है कलीराम। कलीराम हेडमास्टर क्या करते हैं, जब ये जाते थे इनको ऑफिस में बुला कर पूछते हैं कि क्या नाम है रे तेरा, तो ये कहते हैं ओम प्रकाश। फिर उनका दूसरा जवाब है चूहड़ जाति का है, तो ये कहता है जी सर हम चूहड़ जाति के हैं। कहते हैं बताते हैं उस जमाने में हेडमास्टर का इतना प्रभाव था, इतना खौफ था कि बच्चे उनसे डरते थे। कहते हैं कि एक काम कर तू, अभी जो बाहर तू शीशम का पेड़ देख रहा उस पर चढ़ जा, उसकी टहनियाँ काट ले और उसका झाड़ू बना ले, और झाड़ू बना करके इस विद्यालय को इस तरीके से चमका दे जैसे शीशा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ना कहने की हिम्मत नहीं हुई और वे गए, चढ़े, कह रहे कि टहनियाँ मैंने काटी, झाड़ू मैंने बनाई और स्कूल की सफाई में लग गया। सारे बच्चे पढ़ रहे थे, अब मैं स्कूल की सफाई कर रहा था। दूसरे दिन भी गया तो यही काम, हमको फिर वही झाड़ू थमा दिया गया, जाओ तुम सफाई करो। मैं दूसरे दिन भी साफ किया। तीसरे दिन गया तो मैं चुपके से सोचा कि आज मैं क्या करूं, क्योंकि रोज तो हेडमास्टर साहब हमको झाड़ू लगाने के लगा दे, चुपके से जाके कोने में बैठ के पढ़ने के लिए। जैसे ही वहां पर पढ़ाई शुरू, हेडमास्टर साहब आए, जोर से चिल्लाने रहे कहाँ है रे चूहड़ का कहाँ है। और फिर उसके बाद से वहाँ पर एक लड़का जो है कहता है कि माँ साहब वह कोने में बैठा हुआ, हमको पकाते हैं और हमारी गर्दन इस तरीके से पकड़ते हैं जिस प्रकार से भेड़िया बकरी के बच्चे को पकड़ता है, और वहीं से उठा के ला के बरामदे में पटक दिए और जोर से चिल्लाकर बोले कि जाके जल्दी से इस मैदान को साफ कर। और मैं रोते हुए गया और उस झाड़ू को उठाया। जैसी मेरी हालत थी वैसे ही झाड़ू की भी हालत हो गई थी, क्योंकि 3 दिन में उसके पत्ते सूख गए थे और जैसे मैं झाड़ू देते देते सूख गया था। फिर झाड़ू को उठाया, झाड़ू देने लगा। उसी दरमियान मेरे पिताजी विद्यालय के रास्ते से जा रहे थे। कह रहा है कि मैं झाड़ू दे रहा हूं, पूरे धूल से सना हुआ हूं, और उसी रास्ते से मेरे पिताजी जा रहे थे। उन्होंने जब मुझको देखा तो उन्होंने कहा कि मुंशी जी यह क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे घर में प्यार से मैं मुंशी जी बुलाते थे। जब मैंने अपने पिताजी को देखा तो मैं फफक कर रोने लगा, मेरी हिचकियां बन गई। मैंने सारी बातें उनको बताई। जब सारी बात हमारे पिताजी ने सुनी तो जोर से क्रोध से एकदम आग बबूला हो गए और जोर से चिल्लाने लगे कि कौन है वो मास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाया है। सेंटर परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि कौन है वह मास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाया है। यह बात किसने कहा है, चाचा ने, पिता ने, भाई ने और बहन ने। तो वहां पर उत्तर क्या है, पिताजी ने कहा है कि कौन है। क्रोधित होकर चिल्लाने लगे और सारे शिक्षक और विद्यार्थी वहां पर उपस्थित हो गए। कहाँ उपस्थित हो गए, सब ग्राउंड में आगे और देखने। मास्टर भी उधर से आए और मेरे पिताजी को गाली देकर फिर उनको बोला, लेकिन पिताजी उनके सामने झुके नहीं। जो हमेशा सबके सामने धनुष की भांति झुके रहते थे, कमान की भांति झुके रहते थे, लेकिन झुके नहीं और उनका सामना किए। उस साहस को मैं जब देखा
देखने के बाद मेरे अंदर भी निर्भीकता आई, लेकिन उस दिन के बाद मुझे विद्यालय में झाड़ू नहीं लगवाया गया। उस दिन के बाद मुझे पढ़ने दिया गया और मैं पढ़ना शुरू किया। एक दिन की घटना की और चर्चा करते हैं लेखक कि जब मैं 9वीं कक्षा में था, लेखक कहते हैं कि जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, उस दरमियान क्या हुआ कि एक त्यागी जो थे, जमींदार थे, उनका बैल रास्ते में आते समय क्या हो गया, गिर के मर गया। मरने के बाद गांव में आकर सूचना वो दे देते हैं कि जल्द से जल्द उस जानवर को हटा ले, और नहीं तो रास्ते में पड़ा हुआ है। मेरे घर में कोई नहीं था, चचा भी नहीं, मेरे भैया भी नहीं थे, पिताजी भी नहीं थे, और कोई परिवार नहीं था। अब मैं स्कूल में था। माँ गांव में जाके सबको बोलती है, मोहल्ले में कोई उनका साथ देता नहीं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि माँ को इस बात की चिंता थी कि अगर चमड़ा नहीं उतारा गया समय से तो कोई जंगली जानवर आकर उसको काट देगा, फाड़ देगा, तो चमड़ा खराब हो जाएगा और 20-25 रुपया से हाथ धोना पड़ेगा। और 20-25 रुपया माँ जाना देना नहीं चाहती थी, इसलिए चारों तरफ घूम के कहती, और उधर से भी वो लोग आते हैं तो दबाव बनाते। इस कारण भी अब जो क्या हुआ कि अब तब घूमते हुए जब चारों तरफ गई तो मेरे चाचा के पास गई, क्योंकि मेरे चाचा जो थे वे एक नंबर के आलसी और निकम्मे थे, किसी प्रकार का काम नहीं, दिन रात वे ढोल ताशों में लगे रहते थे। उनसे जाके कहती हैं तो वे कहते हैं कि मैं अकेले जाऊंगा नहीं, मेरे साथ अगर कोई जाएगा तब मैं जाऊंगा। तब हार मान करके माँ मुझे स्कूल से बुलाती है, मैं स्कूल से आता हूँ और चाचा के साथ मैं जाता हूँ। जाते क्रम में चाचा छुरी लिए मैं साथ में गया। वहाँ जाने के बाद चाचा ने चमड़ा उतारना शुरू किया, मैं वहीं पर बैठा हुआ था, देख रहा था। फिर चाचा कहते हैं कि अब मैं थक गया हूँ, ले अब तू उतार, अब हमसे काम होगा नहीं। जब ऐसा बोल दिया और अपने बीड़ी पीने बैठ गए। मैं पहली बार जब छुरी हाथ में पकड़ा तो मेरा शरीर कांप रहा था, हाथ भी कांप रहा था, क्योंकि मैं इसके पहले काम किया नहीं था। और अब मुझको लगा कि मैं फिर उसी दलदल में धंसा जा रहा हूँ जिस दलदल से निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मजबूरन मैंने छुरी पकड़ा और मैंने उसको चमड़े को उतारा और पूरे गंदगी से मैं सन गया था यह काम करते हुए। लेखक इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। उतारा, चाचा ने कपड़े में बांधा। जब चमड़ा उतर गया तो चाचा ने क्या किया, कपड़े में बांध करके गठरी बनाया और अपने सर पे उठाया और बोले चलो। मैं जब उनके साथ चला, वे बहुत तेज चलते थे क्योंकि वह भारी था। जब कुछ दूर आगे गए, जहाँ पर बस स्टैंड है, मेरा स्कूल है, वहाँ पर मोटरी रख देते हैं, चमड़ा रख देते हैं और कहते हैं कि अब तुम लेके जाओ, मुझसे नहीं जाएगा। मैं चाचा से बहुत विनती प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि चाचा मेरे स्कूल के छूटने का टाइम हो गया है, छुट्टी का टाइम हो गया है, मेरे दोस्त आएंगे, मेरे मित्र आएंगे, कोई अगर मुझको देख लिया इस तरीके से तो कल मुझे बहुत परेशान करेंगे, तंग करेंगे। कम से कम तुम बस स्टैंड को पार करा दो, स्कूल के जगह को पार करा दो, स्कूल के रास्ते को उधर लेके चले जाओ, फिर मैं लेके चला जाऊँगा। लेकिन चाचा एक भी सुनता नहीं है और इनके ऊपर उठा करके चमड़ा का गठरी रख देता है। बेचारे कैसे भी अपने कहते हैं कि मैं अब सबसे नजरें बचाकर किसी तरीके से छुप छुपा करके मैं वहां पर पहुंचा। और जब मैं घर गया तो मेरी माँ ने जब इस दृश्य को देखा तो वह रोने लगी। कहता है कि गंदगी से मेरा शरीर भरा हुआ था, खून के धब्बे साफ दिखाई दे। माँ ने मुझे देखा तो रोने लगी और भाभी ने कहा कि हम लोग भूखे रह जाएंगे, इनसे ये काम मत करवाइए। उसके बाद कह रहा है कि इनसे हम भूखे रह जाएंगे, इनसे गंदगी से न घसीटो। भाभी के कहते हैं कि बात आज ही मेरे लिए रोशनी का काम बनकर कर चमकते हैं। आज मैं इन सब विषय के बारे में सोचता हूँ, इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर कांटे उगने लगते हैं, चुभने लगते हैं, क्योंकि आज वह हमारी परिस्थिति रही नहीं। कैसा जीवन था, दिन रात मर खप कर भी। कह रहा है कि हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन थी, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं था। हम लोग पूरे परिवार, पूरे समुदाय के लोग दिन रात काम करते थे। अंत में हम लोगों को मिलता क्या था, जूठन मिलता था। फिर भी किसी परिवार को, किसी समुदाय को कोई शिकायत नहीं थी। कोई कह रहा है कि पश्चाताप नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, सभी लोग के सबको जीवन जीना था। कठिन परिस्थिति थी उस समय। लेखक कहते हैं कि पिछले बरस की बात कर रहे हैं कि ये तो उनके साथ घटना जो घटी उसकी चर्चा की है। एक और घटना की चर्चा करते हैं कि पिछले वर्ष हमारे यहाँ देहरादून में सुखदेव सिंह त्यागी का पोता आया था, सुरेंद्र। जब वो आया, इंटरव्यू के सिलसिले में आया था और आ करके हमारे घर में रुका था।
रात में जब हमारे घर में खाना खाया तो वो कहता है कि बहुत स्वादिष्ट भोजन भाभी ने बनाया है, बहुत जायकेदार भोजन बनाया है, ऐसा तो भोजन हमारे घर में भी नहीं बनता है। जब ऐसी बात बोला तो हमारी पत्नी के ऊपर क्या असर हुआ है तो हमको पता नहीं, लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरे शरीर में फिर कांटे उगने लगे, फिर वह पुरानी बातें याद आने लगी कि किस प्रकार से हम लोग जूठन के लिए बैठे रहते थे और जब जूठन मिलता तो हम खाते थे। आगे कहता है कि उसी समय इनको याद आता है कि जब सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी का शादी था और सुरेंद्र के बुआ का शादी था, सुरेंद्र का जन्म भी नहीं हुआ था, मैं उस समय बहुत छोटा था। माँ और बहन और मैं सुरेंद्र सिंह के सुखदेव सिंह के दरवाजे पर बैठे थे, उधर से स्वादिष्ट मिठाइयों की खुशबू आ रही थी, हम लोगों को भी लग रहा था कि मिलेगा। अंत में जब सारे बाराती खाकर चले गए, सुखदेव जी बाहर निकले तो माँ बोली कि मालिक, सारे परिवार के लोगों ने इस दिन का बहुत दिन से इंतजार किया था, कुछ मिल जाता तो सब परिवार के लोग खा लेते। तो वो कहते हैं कि चोरी अपने औकात में रह, जूठन पे तुम्हारा अधिकार है, जूठन पे विश्वास करो, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। वह बात मुझे याद आ रहा है कि उसी का पोता आज जब मेरे घर में बैठ के खाना खाया तो इस तरीके की बात बोला जो मुझे पिछली जिंदगी याद दिला रही है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष के रूप में इस पाठ में लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान देना आपको, पूरे पाठ का निष्कर्ष इस आत्मकथा में लेखक क्या बताना चाहते हैं। अशिक्षा के कारण लाखों लोग आज भी ऐसे ही बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर है। अगर शिक्षा उनको प्राप्त हो जाए, हमारे देश में पूर्ण रूप से लोग शिक्षित हो जाएं, तो हमारी जो ये समस्या है, चाहे वह चूहड़ जाति हो, चाहे वह मुसहर जाति हो, चाहे वह भूइयाँ, कोई भी गरीब तबका है, अगर वह शिक्षित हो जाए तो ये सब परेशानियों से आगे निकल सकता है और सबका जीवन अच्छा हो सकता है। इन्होंने मुख्य जोड़ इस आत्मकथा के ऊपर किस पे मुख्य जोर दिया है? शिक्षा पर जोर दिया है कि शिक्षा प्राप्ति करने के बाद किस प्रकार से ओम प्रकाश का जीवन बदल गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन का पूरा पहलू ही बदल गया। वैसे इनका मानना है कि अगर शिक्षित सभी लोग हो जाएं तो किसी को नर्क वाला जीवन जीने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि हमारे समाज में जो गंदगी फैली हुई है, मैं तो उससे बाहर निकल आया हूं, लेकिन लाखों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसका एक ही कारण है अशिक्षा। अगर शिक्षा प्राप्त कर ले तो कोई चूहड़ नहीं रहेगा और कोई मुसहर नहीं रहेगा, कोई दलित नहीं रहेगा और कोई जो है पिछड़ा बनेगा, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके अपना उच्च स्तर का जीवन जिएगा और ये सब भेदभाव हमारे समाज से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। कहने का मुख्य उद्देश्य यही है। आगे कहते हैं यहाँ पर दो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आपको पूछ सकते हैं कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है। क्योंकि जब सुरेंद्र कहता है कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन भाभी ने बनाया है, ऐसा तो भोजन हमारे घर में भी नहीं बनता है, यह सुनते हैं उनको उस समय की याद आती है जब वे छोटे थे। यह चर्चा यहाँ पर है, इसको तुम लिख सकते हो। तेरा तो एक खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। यह वाक्य किसने और क्यों कहा? यह वाक्य किसने कहा? कलीराम हेडमास्टर ने कहा। जब लेखक पहला दिन विद्यालय में जाते तो उनसे कहता है कि जाके तुम झाड़ू लगाओ, विद्यालय की सफाई करो, क्योंकि यह तुम्हारा खानदानी काम है और जल्द से जाके लग जा, क्योंकि और इस काम को करो। और वाल्मीकि को कह रहा है कि 3 दिनों तक लगातार वह काम कराया गया। चौथे दिन जब पिताजी ने देख लिया और झगड़ा हुआ, उसके बाद उनको इस कार्य से मुक्ति मिला। फिर कहते आपको कुछ गृह कार्य भी मैंने दे रखा है इसके अंदर जो आपको करना होगा, क्योंकि परीक्षा उपयोगी भी है। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, क्या देखे विद्यालय में, क्योंकि उनका बेटा झाड़ू लगा रहा था। इसको देख के बहुत दुखी हुए और चिल्लाकर बोले कौन मास्टर हमारे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है। फिर उनकी बातों से टकराहट हुई और हेडमास्टर और हमारे पिताजी लड़े। उसके बाद से उस दिन से हम पढ़ने के लिए कोई बाधा नहीं पहुंचा और झाड़ू नहीं लगवाया गया। छुरी पकड़ते मेरे हाथ कांप रहे थे, अजीब से संकट में फंस गया था। इन पंक्तियों के भाव क्या है? लेखक कहता है कि जब मैं चमड़ा उतारने के लिए छुरी पकड़ा, क्योंकि मैंने हमारे परिवार ने हमको कलम पकड़ाया था, छुरी नहीं, लेकिन ऐसी मजबूरी थी हमारे परिवार की, ऐसी समस्या हमारे सामने थी कि हमको छुरी पकड़ना पड़ा। लेकिन जब मैंने छुरी पकड़ा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब संकट हमारे साथ था कि जिस काम से मैं निकलना चाहता था, जिसके लिए मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था, आज फिर उसी काम में मैं जा रहा हूँ। लेखक की मनोवृत्ति उस समय कहता है कि जो भी वह सोचा था सब दलदल में
धसे जा रहा था। अगला पाठ जो हमारा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह जो पाठ हमारा है डायरी है, इसकी विधा क्या है, डायरी है। और यह जो है यह भी डायरी और आत्मकथा है, इस चीज को हमें समझना होगा, दोनों एक ही जैसी बात है। आत्मकथा में भी लेखक स्वयं की घटनाओं का वर्णन करता है और डायरी में भी लेखक क्या करता है, स्वयं की बातों को लिखता है जो सच्चाई है, जो रोज घटने वाली है। डायरी नित्य प्रतिदिन की जो घटनाएं हमारी है, जो हमारे यहाँ घटती है दैनिक जीवन में, उसका वर्णन, सच्ची घटनाओं का वर्णन करना ही डायरी है। उसमें झूठी बातें होती नहीं है, यथार्थ बातें होती है। वही जो है दोनों एक ही जैसा है, आत्मकथा और डायरी। तो आत्मकथा कहानी के रूप में, डायरी जो है नित्य प्रति की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो यह हंसते हुए अकेलापन आपको पूछेगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन या गद्य की कौन सी विधा है, तो यह डायरी है और इसके लेखक का नाम है मलयज। मलयज जी जो है इनका उपनाम मलयज है और इनका पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव। यहाँ पर मलयज जी कह रहा है कि इनका जन्म 1935 ईस्वी सन में हुआ था। गांव का नाम है महुई, जिला है आजमगढ़ और राज्य इनका भी कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। दोनों लेखक उत्तर प्रदेश से आते हैं जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही कह रहे कि मूल नाम इनका भरत जी श्रीवास्तव। आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि भरत जी श्रीवास्तव किसका नाम है, तो मलयज जी का नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। और इनके कह रहा है कि माता जी का नाम है प्रभावती और पिताजी का नाम है त्रिलोकीनाथ वर्मा। शिक्षा इन्होंने भी एमए किया है, ये अंग्रेजी विषय से किए हैं। किस विषय से किए हैं, अंग्रेजी। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किस विषय से किए थे, हिंदी से। इनका है इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। विशेष छात्र जीवन में क्षय रोग से पीड़ित, यह हमें ध्यान रखना होगा कि छात्र जब पढ़ते थे तो इनको क्षय रोग हो गया, जिसके कारण इनका ऑपरेशन से एक फेफड़ा काट कर निकाला गया। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य, शेष जीवन इनका दुर्बल कमजोर स्वास्थ्य रहा और बार बार अस्वस्थता का दवाओं पर यह निर्भर रहे, इनका जीवन चला। वृत्ति इनकी कुछ दिनों तक एक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापक के रूप में काम किए। और इनकी प्रमुख रचनाओं में हम जान लें कि प्रमुख रचनाएं इनकी क्या है, तो यहाँ पर कविता जख्म पर धूल, अपने होने की अप्रकाशित करता हुआ, आलोचना, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल। और मृत्यु इनकी 26 अप्रैल 1982 ईस्वी सन को हो गई और बहुत सारी इनकी डायरी भी इनकी प्रकाशित हुई है। अब यहाँ पर जो है लेखक एकांकीपन जीते हुए, क्योंकि इनका तो एक बीमारी से ग्रसित थे, दुर्बल स्वास्थ्य था, जिसके कारण इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, फिर भी इन्होंने जीवन से हार नहीं माना और ये निराशावादी नहीं, ये आशावादी हैं। और उसी की चर्चा करते हुए अपनी डायरी में हर उस घटना का वर्णन किए हैं जो मानव से संबंधित है, जो इनके साथ घटती है, उनकी चर्चाएं कर रहे हैं, प्रकृति के रूपों से लेके जब जहाँ जाते हैं। इसमें जो पाठ पढ़िएगा उसमें डेट के अनुसार जगह का, स्थान का भी नाम दिया गया, किस जगह पर गए तो क्या इनको अनुभूति हुई, क्या इनको अनुभव हुआ, क्या इन्होंने देखा, उसका वर्णन इन्होंने बहुत ही बखूबी अपने डायरी में किया है। आगे इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1942 में हो गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ कि हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी विधा में लिखा गया। डायरी है क्या, आपको प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है कि डायरी क्या है। तो डायरी क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने प्रतिदिन की घटनाओं का, अनुभवों का वर्णन करता है, जिससे उसके मन के भाव, उसके जीवन के लक्ष्य उसमें दिखाई देते हैं। डायरी को हम दैनंदिनी भी कहते हैं, जो किसी व्यक्ति के जीवन का दर्पण है। डायरी जो व्यक्ति लिखता है उसके जीवन का दर्पण भी कहा जा सकता है और उसके भावों और उसके अनुभवों का उसमें क्या रहता है, वर्णन रहता है। डायरी कौन लिख सकता है, अब ये भी प्रश्न है कि डायरी जो है, डायरी वही लिख सकता है, कौन डायरी लिख सकता है, जो नियमित हो और संयमित हो। सबसे डायरी लिखने की सबके बस की बात नहीं है, सभी लोग डायरी नहीं लिख पाते हैं। डायरी वही आदमी लिख पाता है जो नियमित है और संयमित है। आलसी और लापरवाह और दिशाहीन
डायरी नहीं लिख सकता। जो आदमी आलसी होगा, लापरवाह होगा, दिशाहीन होगा, वह उससे डायरी लिखा नहीं जा सकता। डायरी वही आदमी लिखेगा जो नियमित हो और संयमित हो, लिख सकता है। यह एक मुश्किल काम है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी लेखक की गहरी संवेदनाएं इसके अंदर है, जो उसके दिल की भाव है इसके अंदर वह व्यक्त किया हुआ है। लेखक ने इस अंश में कहा रहा है कि समय कि उथल पुथल और निजी जीवन की तकलीफों और बेचैनियों का वर्णन किया है। जो इनके जीवन में, जो निजी जीवन में तकलीफ है, जो बेचैनियां, उसका इन्होंने बहुत स्पष्ट वर्णन किया है। मानव जीवन की जटिलताओं का भी वर्णन है कि मानव जीवन में क्या क्या जटिलताएं हैं, क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या मुसीबतें हैं, उसका भी वर्णन किया है। डायरी के प्रथम अंश में, बहुत सारे डायरी के ये जो लिखे हैं उसमें अंश है, पहले अंश की हम चर्चा करेंगे। प्रथम अंश में लेखक ने प्रकृति के प्रति, यानी नेचर जो हमारा प्रकृति है, पेड़ पौधे, नदियां, झाड़ पहाड़ सबका, पशु पक्षी के बारे में भी, यानी प्रकृति के रूप में प्रकृति के प्रति इनकी संवेदना दिखाई देती है। कह रहा है कि संवेदनशील अपने आसपास के वृक्षों को उन्होंने प्राकृतिक छठा मौसम का मिजाज, पेड़ों की निश्चित गिनती, क्योंकि जब लेखक किताब में आप पढ़िएगा दिया हुआ है कि वहाँ 11 पेड़ खड़े हैं, तो लेखक उस पर विचार करता है कि ये 10 क्यों नहीं हुए, बाहर के 12 क्यों नहीं है, 11 ही क्यों हैं। और कुछ सूखे पेड़ों को काटे जा रहे हैं, कुछ हरे पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं, लेखक को अपने तरफ आकर्षित कर रहा हुआ दृश्य, इसी की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और लेखक कह रहा है कि भावुक होते हैं, चित्रकारिता में भड़कीले रंग संवेदनाओं को क्या करते हैं और तेज से उभारते हैं। लेखक दुखों में संयम का सहारा लेते हैं। दुख में लेखक अनुसार लेखक करे कि दुख में हमें क्या करना है, संयमित रहना है, अधीर होने की जरूरत नहीं है, धैर्य के साथ हमें कार्य करना है, तो फिर हम दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दुखों में संयम रखना लेखक से, वे रूठे मन से अपने जीवन को, कष्टों को सहते हैं। उनका मन अच्छा नहीं है, फिर भी जो जीवन में आ रहे हैं कष्ट, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, कष्ट से कभी घबराते नहीं, क्योंकि इनका एक फेफड़ा भी ऑपरेशन में काट के निकाल दिया गया था। इनका जीवन तो दुखदायी हो ही गया था, फिर भी उस दुख से हार नहीं माने और अपने जीवन को जीते रहो। जीवन के जो जटिल कठिन परिस्थितियां हैं उसका अनुभव करते रहे और अपने डायरी में उसका वर्णन करते रहे हम। अगला यह कह रहा है कि डायरी के दूसरे अंश में लेखक ने जीवन रूपी फसल का चित्रण किया है। जिस प्रकार से कोई फसल लगाया जाता है, बीज डाले जाते हैं, वह पौधे के रूप में आता है, उसके अंदर फल आता है, फिर सूख जाता है, फिर काट दिया जाता है, वैसे ही मानव के जीवन के रूप हैं। एक है हमारा शैशवावस्था, दूसरा है हमारा किशोरावस्था और उसके बाद है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आते आते हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, कार्य करते हैं और फिर बूढ़ा होकर के हमारा जीवन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कवि इसकी चर्चा कर रहे हैं, फसल से चर्चा किया है, फसल के बारे में बताया है कि फसल है, देते हैं, रुक और सोचते भी है, मजबूर हो जाते हैं। मानव जीवन में कितनी ऊंचाइयां और कितनी गहराइयां हैं, यह लेखक बताना चाह रहे हैं। कितने धोखे हैं और फरेब भी हैं मानव जीवन में। साथ ही कहते हैं कि कितने कटीले और दुर्गम रास्ते भी हैं जिस पे हमें चलना और आगे बढ़ना है। तीसरे अंश में लेखक ने एक अज्ञात सूचना उनको मिलती है कि एक पत्र आने वाला है, पत्र की प्रतीक्षा में है, पत्र आ नहीं पाती है, बेचैनी में पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं कि मित्र मिल जाते हैं, उनसे थोड़ा सा चर्चा होती है, फिर लेखक वहां से घर आते हैं। इसकी भी चर्चा की है कि कोई सुनने वाला नहीं है तो भी सुनाने वाले लोग मिल जाते हैं। यहाँ पर चर्चा और बेचैनी के बारे में बताया है। तीसरे अंश में अज्ञात सूचना, बेचैनी, प्रभावित होते हैं, अंतर्भाव विभोर हो जाते हैं। और डायरी के छठे अंश में करें एक, उसके बाद कहते हैं कि चौथा और पांचवा अंश में क्या है, एक फल बेचने वाली किशोरी, एक सेब बेच रही है, फल वह छोटी सी बच्ची है, लेकिन इस प्रकार से अपने सेब को बेच रही है, इस प्रकार से वह बात करे जैसे कि बहुत बड़ी हो। वहां पर लेखक रुकते हैं, बच्ची से बातचीत करते हैं, उसके सेब को खरीदते हैं और उसका जो अपनापन है, भाव है, उसको लेखक वहां प्रकट कर रहे हैं। और बच्ची के दृढ़ निश्चय के साथ जो फल बेचने की प्रक्रिया है उसको समझ करके अपने डायरी में वर्णन कर रहे हैं। साथ ही आगे लेखक कहता है कि पारिवारिक जीवन की भी चर्चा की है, भाई मन से किया है। आगे लेखक ने सुरक्षा पर अपने विचार व्यक्त किया है कि मानव की सुरक्षा है कहाँ, मानव कहाँ सुरक्षित है। तो लेखक कहता है कि व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में है, अंधेरे में नहीं। प्रकाश में मानव की सुरक्षा है, अंधकार में नहीं, क्योंकि अंधेरे में
छुपा जा सकता है, कुछ पल के लिए बचा जा सकता है, लेकिन प्रकाश में जब हम रहेंगे और उससे लड़ेंगे, यानी का मुख्य कहने का मतलब है कि परिस्थितियों से जब हम मुकाबला करेंगे, समस्याओं से जब हम सामना करेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे, उससे छुपेंगे नहीं, उससे भागेंगे नहीं, तो जब परेशानियों से मुकाबला करके विजय प्राप्त करेंगे तो हमारा वह सही जीत होगा। जितना दिन हम छुपते रहेंगे उतने दिन परेशानियां हमको क्या करती रहेगी, छुपाती रहेगी, यानी हमारे ऊपर हावी रहेगी। और जब हम उसका मुकाबला कर लेंगे परेशानी हमसे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। लेखक कई बार रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं, अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। सुरक्षा चुनौती को झेलने में है, बचने में नहीं। अगर हमको अपने जीवन को सुरक्षित करना है तो चुनौतियों से मुकाबला करना होगा, उससे जान बचाकर भागने से हमारी सुरक्षा होने वाली नहीं है। अतः आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है, बचाव करने में व्यक्ति सुरक्षित होता है, असुरक्षित होता है। आक्रामकता जरूरी है, हमें समस्याओं से लड़ना है, जूझना है, क्योंकि बचाव जब हम करेंगे तो हमारा जीवन असुरक्षित हो सकता है, सुरक्षित नहीं। लेखक कहता है कि आगे लेखक के मन में पैदा होने वाले डर की भी चर्चा करते हैं कि मानव के अंदर किस प्रकार का डर होता है, किस प्रकार का भय होता है, क्यों डरता है, कि यह लेखक अपने को भीतर से डरा हुआ व्यक्ति मानता है। मन का डर तनाव पैदा करता है। अगर हमारे मन में किसी प्रकार का डर है तो हमें तनाव होगा, टेंशन होगी, हमारी परेशानियां और क्या होगी, बढ़ेगी। कार्य करता है किसी की, अगर हम किसी की प्रतीक्षा की घड़ी बीत जाने पर मन में डर पैदा, अगर मान लो किसी का हम इंतजार कर रहे हैं, समय दे दिया कि हम 10 बजे तक आएंगे, 10 नहीं आया, 11 नहीं आया, 12 नहीं आया, हमारी बेचैनी बढ़ने लगती है। यह भी एक प्रकार का डर है, लेखक बता रहा है। होता है, डर कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं से घिरता है, हमारा जीवन जैसे जैसे समस्याओं से घिरेगा, जैसे जैसे हम बड़े होंगे समस्याएं भी बड़ी होंगी, समस्याएं भी बढ़ेंगी और हमारा जीवन डर से घिरते जाएगा, उसके मन में डर की मात्रा बढ़ती है। अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव के प्रभाव का वर्णन किया है कि मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करते समय तनाव से भरा रहता है। यह भी है कि मानव जीवन हम जीते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उसमें हमें तनाव भी होता है। हर समस्याएं हमारे साथ है, फिर भी हमें उससे हार मानने की जरूरत नहीं है। जीवन में हमेशा आशावादी होकर के हमें सोचना है और हमें आगे बढ़ना है, सृजन के क्षेत्र में काम करना है। यही लेखक अपनी सारी डायरी में बताए। निष्कर्ष क्या है, लेखक कह रहे कि इस प्रकार डायरी पार्ट में लेखक ने जीवन के संघर्षों और दुखों की ओर इशारा करते हुए मानव जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं का वर्णन किया कि मानव जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। एक व्यक्ति को कितना ईमानदार और कितना विचारशील होना चाहिए, कितना ईमानदार और कितना विचारशील, यह चर्चा कर रहे हैं। व्यक्ति के क्या दायित्व हैं और अपने दायित्वों के प्रति कैसा लगाव, कैसी प्रसन्नता होनी चाहिए, सारी भाव प्रस्तुत डायरी में स्पष्ट है। डायरी का मुख्य 4 चीज है कि कितना मानव को ईमानदार होना है, कितना मानव को विचारशील होना है और कितना मानव के अपने दायित्वों के प्रति सचेत रहना है। इसकी चर्चा जो है यहाँ पर कवि कर रहे हैं, बता रहे हैं। प्रसन्नता, यह सारे भाव प्रस्तुत डायरी में स्पष्ट रूप से चित्रित हो रहा है, व्यंजित हो रहा है, इसकी चर्चा दिखाई दे रही है। आगे हम कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे कि डायरी क्या है। प्रश्न एक इंपॉर्टेंट आपको परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है, बताया जा रहा है कि डायरी है क्या। अब यहाँ लेखक कहता है कि डायरी को दैनिक वृत्त की एक पुस्तक कही गई, इसे दैनंदिनी भी कहा जाता है। इसमें जीवन के प्रतिदिन घटनाओं का, अनुभवों का वर्णन भी होता है और किसी व्यक्ति के डायरी के उसके मन के भाव, जीवन के लक्ष्य, जीवन की स्थितियां, परिस्थिति परिलक्षित होती है। डायरी किसी के जीवन का क्या है, दर्पण है, दर्पण के रूप में भी प्रकट है, क्योंकि डायरी में हम अपनी सारी सच्चाई, सारी सार्थकता जो भी हमें है उसको हम दिखाते हैं, लिखते हैं। दूसरा है, लेखक अनुसार सुरक्षा कहाँ है। अब डायरी को किस रूप में देखना है, सुरक्षा कहाँ है, सुरक्षा अंधेरे में है कि उजाले में है। तो लेखक कहता है सुरक्षा प्रकाश में है,
अंधकार में नहीं, क्योंकि प्रकाश में आदमी मुसीबतों का सामना करता है और अंधेरे में आदमी क्या कर देता है, छुप जाता है। कह रहा है कि पल भर के धुधुकी के साथ छुपा जाए, किंतु लड़ने, पीसने, कटने और चुनौती को स्वीकार करने वो वास्तविक जीवन है। मानव का जीवन सही क्या है, तो हमें चुनौतियों का सामना करना है, चुनौतियों से लड़ना है, चुनौतियों से कटना है और उसको स्वीकार करके हमें जीवन का आगे बढ़ना है। पलायन एवं स्वयं को बचाने में जीवन सुरक्षित नहीं है, बल्कि साहस और साहस चुनौतियों का सामना करना ही हमारा जीवन क्या है, सुरक्षा है। आगे लेखक कहते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रचना और दस्तावेज, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है। लेखक दस्तावेज को किस रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है। लेखक कह रहा है कि रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है, क्या है रचना, क्या है दस्तावेज। तो कह रहा है कि दस्तावेज जो है वह भूमि है और रचना जो है बीज रूप में है। कह रहा है कि रचना बीज रूप है और दस्तावेज मिट्टी की तरह है। रचना जीवन का भोग अनुभव है और जीवन के भोगे हुए स्वार्थ को मूर्त देने के लिए हम क्या करते हैं, दस्तावेज मिट्टी की नितांत जरूरत है। बिना दस्तावेज के रचना अस्तित्व बोध कराना मुश्किल कार्य है जीवन में। यह बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको पढ़ के समझना है, याद करना है। कुछ गृह कार्य भी हम आपको दिए हैं जो आपको परीक्षा उपयोगी है, यानी 2 क्वेश्चन जो आंसर के साथ है और 2 गृह कार्य, इसको भी आपको करना है क्योंकि 4 इस प्रश्न पाठ से 4 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको परीक्षा में आएंगे, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, क्यों डायरी लिखा जाना मुश्किल है, क्यों डायरी को हम नहीं लिख पाते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है। क्योंकि डायरी वही आदमी लिख सकता है जो नियमित है और जो संयमित है। लालची और लापरवाह आदमी से डायरी लिखा जाएगा नहीं। दूसरा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, रचता भी है। प्रस्तुत पंक्ति का सब प्रसंग व्याख्या, प्रसंग व्याख्या में हमको बार बार प्रश्न पूछा भी है। व्याख्या में हमें ध्यान देना होगा, पाठ का नाम भी लिखना होगा, लेखक का नाम भी लिखना होगा, साथ ही इसके बारे में हमको बताना होगा कि यह व्याख्या में है क्या। यहाँ पर कह रहा है कि आदमी कह रहा है कि यहाँ पर बता रहे हैं कि आदमी जो है, मनुष्य जो है, यथार्थ सच्चाई को लिखता भी है, रचता भी है और उसको भोगता भी है। भोगने वाला दूसरा है, बनाने वाला कोई है तो उपभोग करने वाला, यानी दोनों एक दूसरे द्वंद्वात्मक जुड़ाव है। यानी जो हम भोग कर रहे हैं शायद उसके पहले किसी ने उसकी रचना की थी, आज जो हम रचना करेंगे उसका भोग कोई और करेगा। इस प्रकार से कहता है कि मानव जीवन दोनों से जुड़ा हुआ है, यथार्थ मानी रचना से भी जुड़ा हुआ है और भोग से भी है। यथार्थ में जीना और यथार्थ को भोगना दोनों एक ही पहलू है। इसी के साथ मैंने आपको बार बार बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ बता रहा हूँ और आपको गृह कार्य में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी चर्चा हो रही है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने आप से बनाना है, खुद तैयार करना है, क्योंकि हर पाठ से आपको 10-10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि उसका आंसर हमने दे दिया। सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना है, आंसर लिखना है, जिससे आपका जो है स्वाध्याय बढ़ेगा और परीक्षा में आपको बहुत सारी सहायता भी करेगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।